हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है 31 सितंबर। हमने पॉलिटी और गवर्नेंस ऑलमोस्ट खत्म कर लिया, ठीक है। इस वीक में खत्म कर लेंगे। मंडे से शुरू करेंगे इकोनॉमी। और आज के डेली टारगेट्स मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि गैप दे दें एक दो दिन का, ताकि वो कुछ बैकलॉग है वो क्लियर कर लें। देखिए, अभी जो टारगेट्स मैं वैसे भी दे रहा हूँ वो इतने ज़्यादा जो है टाइम टेकिंग नहीं है। तो आप कोशिश कर सकते हो कि इसमें से थोड़ा जो टाइम आपको कम लग रहा है, राइट, थोड़ा टाइम आप इसमें जो है स्पेंड करने की कोशिश कर सकते हो। और कुछ लोगों को अगर थोड़ा बर्नआउट फील कर रहे हैं या फिर कुछ एक दिन का ब्रेक लेना चाहते हैं कि एक सब्जेक्ट कवर कर लिया, सो दे कैन टेक अ ब्रेक। बट अभी मत लीजिए ब्रेक, अभी कुछ चीजें में और जो इसमें लास्ट रिमेनिंग चीजें बची हुई हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस की, जिससे आपका पॉलिटी और गवर्नेंस प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत बढ़िया से हो जाए, ठीक है। तो चलिए वो टारगेट्स देखते हैं कि क्या है वो लास्ट रिमेनिंग चीजें। पहले तो जो अगला सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स होगा उसकी सोर्सेस ये रहेंगी, ठीक है। एंड तो प्लीज अरेंज फॉर दिस, ये सब तो सीधा सीधा आपको वेबसाइट से ही मिल जाएगी, ओके। वेबसाइट से ही मिल जाएगी, ठीक है। बाकी ये चीज यू कुड लाइक परचेज इट और ऑनलाइन थोड़ा बहुत ढूंढ सकते हो, ठीक है। यू कुड गेट इट, ओके। तो ट्राई दिस, ओके, टू अरेंज दीज थिंग्स। अब पहला टारगेट आपका अगेन ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, ओके। एज ऑलवेज, एट लीस्ट गिव 1 आवर। अब देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे बोलता हूँ। आप लोग एक काम करिए, अभी सीएससी 2020 का रिजल्ट आया, ठीक है। अभी जो है टॉपर्स है ना, उनकी मार्कशीट्स भी आई होंगी, ठीक है। मार्कशीट्स भी आई होंगी। तो टॉपर्स की जो मार्कशीट्स हैं, एक बार आप खुद से उनकी मार्कशीट्स देखना। ट्राई टू लुक एट देयर मार्कशीट्स ऑन योर ओन। और उनके ऑप्शनल के मार्क्स देखना, ऑप्शनल के मार्क्स, ठीक है। इनफैक्ट इस साल के 2020 के, 2019 के, 2018 के, हर साल के टॉपर्स, जो टॉपर्स होते हैं, जो आईएएस बने हैं, उनके मार्कशीट में मार्क्स देखना। उनके कहीं ना कहीं 300 के अराउंड मार्क्स होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में। और 300 के अराउंड ऑप्शनल सब्जेक्ट में मार्क्स जब भी आप सिक्योर कर सकते हो, जब आप उसको जो है डेडिकेटेड टाइम दे रहे हो, डेली 1 to 2 आवर, ठीक है। आगे जाके ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, जैसे आपका जो जनरल स्टडीज का पेपर होता है वो इंपॉर्टेंट तो है, बट उसमें ना इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। बट जो असली वेरिएशन आता है वो ऑप्शनल में आता है, ठीक है। तो जैसे इस बार भी जो टॉपर हैं, रैंक 1 है शुभम कुमार, उनका उनके 300 प्लस मार्क्स आए, ठीक है, 300 प्लस। तो ये चीज आपको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सी दिस कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं टॉपर्स के। तो इससे आपको एक पता चल जाएगा कि यार ऑप्शनल कितना इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए उसको एज टारगेट नंबर 1 आपको दिया, ठीक है। उसके बाद टारगेट 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस का है, ठीक है। तो सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट्स, अब पर सारी रिपोर्ट्स नहीं करनी। सेकेंड एआरसी रिपोर्ट्स, देखो, जब तक आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नहीं हो तो आपको सारी रिपोर्ट्स नहीं करनी, आपको लिमिटेड करना है, ठीक है। जो और इधर भी जो GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए, ठीक है। जैसे इसमें पब्लिक ऑर्डर रिपोर्ट है, इसमें से कुछ चीजें इंटरनल सिक्योरिटी में यूजफुल होती हैं, ठीक है। तो वो आप वहां पे यूज कर सकते हो। बट जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए जो रिपोर्ट्स हैं, इस पे आपको फोकस करना है। इनफैक्ट इसमें से कुछ रिपोर्ट्स एथिक्स में भी काम में आएगी, ठीक है। तो जैसे ये एथिक्स GS4 में काम में आएगी, GS4 में, ठीक है। इनफैक्ट ये भी GS4 में काम में आएगी, ठीक है। बट चलिए देखते हैं। तो ये सेकेंड एआरसी की आपकी रिपोर्ट्स हैं, और कौन कौन सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको कैसे इनकी क्या करनी है, समरी, समरी करनी, ठीक है। सोर्स बताऊंगा मैं, ऑनलाइन आप सर्च करोगे बहुत सारी समरीज आएगी, ठीक है। पर देखिए, कुछ समरीज अच्छी हैं जो रिपोर्ट्स में बेसिकली बताती कि उन रिपोर्ट्स ने क्या प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की और इन फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशन क्या सोल्यूशन दिए, ठीक है। तो उस टाइप की समरीज जो दोनों चीजें बताती है, वो सिर्फ रिकमेंडेशन के साथ साथ प्रॉब्लम्स क्या थी और क्या रिकमेंडेशन दिए दोनों बताती है, वो अच्छी होती है। जैसे GS स्कोर की, राइट, समरीज आती हैं सेकेंड ईयर रिपोर्ट की, दे आर गुड, ओके। यू कुड रेफर टू देम, ठीक है। आप उनको रेफर कर सकते हो, ओके। तो और रिपोर्ट में देखो, सिर्फ रिकमेंडेशंस देखने से काम नहीं होगा, आपको जो प्रॉब्लम्स हैं एग्जिस्टिंग जिनके लिए रिकमेंडेशंस दी गई हैं वो देखनी है। प्लस रिकमेंडेशंस में भी सारी रिकमेंडेशंस नहीं देखनी, जो इंपॉर्टेंट है, जो रेलेवेंट है, जिस टाइप की चीजों पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपको देखनी है। वो भी आगे अभी मैं क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले देख लेते हैं कौन सी रिपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रिपोर्ट आपके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट फर्स्ट रिपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट एथिक्स पर्सपेक्टिव से भी है, ठीक है।
फोर्थ रिपोर्ट एथिक्स पर्सपेक्टिव से ज्यादा, जब हम एथिक्स कवर करेंगे तब कवर करेंगे इसको। सिक्स्थ रिपोर्ट इज इंपॉर्टेंट GS2 में जो आपके टॉपिक है उसके लिए, ठीक है। काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं जो क्या कर सकती हैं, लोकल बॉडीज के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं कि ये बॉडीज इफेक्टिव नहीं है, इनको इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, इनके साथ क्या प्रॉब्लम्स है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे पता चल जाती है। साथ साथ ये भी पता चल जाता है हमें इसमें रिकमेंडेशंस के थ्रू कि क्या किया जा सकता है कि उन लोकल बॉडी जो PRIs हैं और अर्बन लोकल बॉडीज है उनको इफेक्टिव बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो सेवंथ रिपोर्ट है ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो है रेलिवेंट हो जाती है, ठीक है। ये भी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए रेलिवेंट हो जाती है, ये एथिक्स के लिए, ठीक है। ये क्राइसिस मैनेजमेंट आपके लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। अगेन पूरी रिपोर्ट नहीं, उसके कुछ मतलब बहुत सिलेक्टिव होके पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। यू हैव टू बी सिलेक्टिव, समरी भी पढ़नी है और समरी को भी सिलेक्टिवली पढ़ना है, जो आप प्रीवियस क्वेश्चन देख के समझ सकते हो कि हाँ इस टाइप की चीज जो है आंसर में यूज की जा सकती है, ठीक है। तो कॉम्बैटिंग टेररिज्म, राइट, प्रोटेक्टिंग बाय राइटियसनेस, ये भी इंटरनल सिक्योरिटी के काम में आएगी। नाउ सोशल कैपिटल, ये आपका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का टॉपिक है ना, उसके लिए बहुत काम में आती है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसके लिए GS2 में ये सोशल कैपिटल वाली रिपोर्ट बहुत काम में आती है। इसमें बताया गया है कि काफी एग्जांपल्स वगैरह भी दिए हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के, ओरिजिन क्या था सेल्फ हेल्प ग्रुप का, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी रिपोर्ट है ये, इसकी समरी जरूर पढ़नी है, ठीक है। 10th रिपोर्ट, रिफर्बिशिंग ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्केलिंग न्यू हाइट्स, तो ये रिपोर्ट आपकी बेसिकली इंपॉर्टेंट है फॉर रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, ठीक है। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, आगे जब क्वेश्चन देखोगे ना आपको अब रियलाइज होगा कि इस टॉपिक से जब भी क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा पूछते हैं कि सिविल सर्विसेज के साथ ये इशू है, इसको रिफॉर्म कैसे किया जाए, सिविल सर्विस रिफॉर्म के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। और ये रिपोर्ट में बहुत सारी अच्छी अच्छी रिकमेंडेशंस दे रखी है कि हाउ टू रिफॉर्म दी सिविल सर्विसेज, की कैसे उसे बेटर बनाया जा सकता है। Then 11th report, promoting e-governance, directly related to your e-governance topic. And 12th report, citizen centric administration, इसमें जो आपका सिटीजन चार्टर और भी जो दूसरी चीजें हैं वो आती हैं, ठीक है। अब बाकी 13th 14th एंड 15th आर नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। बट ये जो रिपोर्ट्स मैंने टिक मार्क की है आपके लिए 1, 2nd, 6th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये आपके लिए जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी समरीज पढ़नी है, और समरीज भी GS स्कोर 1 में रिकमेंड कर सकता हूं, उनकी समरीज अच्छी हैं। और समरीज भी जो पढ़ रहे हो आप उसको सिलेक्टिवली पढ़ना है, पहले ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इवन रिपोर्ट्स को जो है पढ़ते वक्त रिलेट करना। एज आई ऑलवेज से, जो भी रिपोर्ट आप पढ़ो उससे पहले उसको रिलेट करो टू सिलेबस, जैसे मैंने यहाँ पे रिलेट किया ना कि 10th रिपोर्ट आपका रोल ऑफ सिविल सर्विसेज से रिलेवेंट है, तभी मीनिंगफुल रहेगा, ठीक है। तो रिलेटेड टू द सिलेबस, और फिर जब पढ़ रहे हो, जब उसको पढ़ोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के पढ़ना, PYQs देख के, ताकि आप बस सिलेक्टिवली पढ़ो, वही चीजें पढ़ो जिसको आप जो है पढ़ के एग्जाम में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिपोर्ट से आज के लिए आपका टारगेट जो है वो मैं बोल रहा हूं कि आपको जो है फर्स्ट एंड सेकेंड रिपोर्ट इनकी समरीज जो है समरीज पढ़नी है, ठीक है। इनकी समरीज पढ़ के समझना है आपको, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स और या जो निकले वो एक पेज पे कि क्या अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, तो एंटाइटलमेंट्स एंड गवर्न, तो क्या इश्यूज बताए गए हैं रिपोर्ट में। हर रिपोर्ट में दो चीजें देखनी है आपको, ठीक है। इन एवरी रिपोर्ट यू हैव टू सी टू थिंग्स, इन एवरी रिपोर्ट दो चीजों पे फोकस करना है, दैट व्हाट आर इश्यूज और प्रॉब्लम्स दैट द रिपोर्ट हैज आइडेंटिफाइड, कि क्या उस रिपोर्ट में जो है सेकंड ARC ने जो है प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की, एंड व्हाट सॉल्यूशन, और बेसिकली दी रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस आर नथिंग बट सॉल्यूशन, तो हर रिपोर्ट का यही सेंस है, वो रिपोर्ट स्टडी करती है, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करती है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिकमेंडेशन देती है। तो ये दो की चीजें, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हर रिपोर्ट में आपको देखनी है अपने लिए, और सिलेक्टिवली देखनी है। सारे सोल्यूशन सारे रिकमेंडेशन नहीं देखने, जो आपके जो जनरल स्टडीज के पेपर के लिए रेलिवेंट है वो देखने हैं आपको, ठीक है। अब अगला अगेन टारगेट थर्ड से पहले जरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जो आपके गवर्नेंस वाले पार्ट के और रोल ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ डेमोक्रेसी उसको लेके थे, गवर्नेंस ई गवर्नेंस को लेके, ठीक है। तो देखो
ये बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है दैट इमर्जेंस ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज इनिशिएटेड ई गवर्नेंस एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आपसे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया, इसको डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो सिंपल है, आप बताओगे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, उसमें क्या ऐसी टेक्नोलॉजीज आई हैं, और कैसे अब गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी जब इनकॉर्पोरेट कर रही है गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट आप बोलोगे इनकम टैक्स में बिग डेटा एनालिटिक्स या कई जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रही है, राइट। दीज आर ऑल द टेक्नोलॉजीज ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो गवर्नमेंट यूज कर रही है फॉर द पर्पज ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, ये चीज आपको हाईलाइट करनी होगी विथ एग्जाम्पल्स, और ये बताना होगा कि यस नाउ इट इज एन इंटीग्रल पार्ट। ओके, अब ऐसा नहीं कि सेपरेट रख सकते, अब ई गवर्नेंस जो है एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एक्सप्लेन करना। ठीक है, नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट्स। इसमें एक और चीज मैं बताऊंगा थोड़ा ब्रीफ में, बताइए कि इवन बिफोर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जो ये, तो क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट आया है, इवन बिफोर दैट गवर्नमेंट ने काफी पहले से ई गवर्नेंस की तरफ शिफ्ट शुरू कर दिया था, बट अर्लियर इनिशिएटिव्स इतने इंटीग्रल नहीं थे। अब जो इनिशिएटिव्स है वो टोटली इंटीग्रल हो गए। जैसे आप आधार बता सकते हैं, आधार आपका हो गया, ठीक है ना, आधार एक इनिशिएटिव हो गया, जैम डीबीटी हो गया, ये सारे इनिशिएटिव जो है आप हाईलाइट कर सकते हैं कि कैसे ई गवर्नेंस को एक इंटीग्रल पार्ट बना दिया गवर्नमेंट की फंक्शनिंग का। एंड अगेन इसमें पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बताओ कि कैसे गवर्नमेंट जब सर्विसेज डिलीवर कर रही है सिटीजन्स को या सर्विसेज डिलीवर कर रही है बिजनेस को, वो अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो बेसिकली इनिशिएटिव्स को इस टाइप से क्लासिफाई कर सकते हो, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, राइट। हर चीज के लिए क्या है अब ई गवर्नेंस यूज किया जा रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज implementation of information and communication technology based projects program usually suffers। तो बेसिकली अगेन की प्रॉब्लम क्या है, सर्टेन वाइटल फैक्टर्स के टर्म्स में सफर करती है। तो आइडेंटिफाई दीज फैक्टर्स, अब आपको ये फैक्टर्स पता है, ऐसे नहीं पता चलेंगे, एंड सजेस्ट मेजर्स। तो बेसिकली क्या है कि प्रॉब्लम है कि कुछ लेकुना है, कुछ गैप्स है, ये गैप्स कहाँ से पता चलेंगे, अगर आप ये रिपोर्ट पढ़ोगे प्रमोटिंग ई गवर्नेंस द स्मार्ट वे फॉरवर्ड, तो इसमें क्लियरली ये क्लियरली हाईलाइट किया है कि क्या चीजें जो आईसीटी बेस्ड प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है वो किन चीजों, किन वाइटल फैक्टर्स में लैग कर रही है, राइट। किन वाइटल फैक्टर्स में लैग कर रही है वो फैक्टर्स क्लियरली दे रखे हैं इसमें, और क्या मेजर्स लेने हैं वो भी इन फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशंस इस रिपोर्ट में आपको दे रखे हैं। ठीक है, अगला है ई गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ द पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो मच अबाउट द यूज वैल्यू। मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी को मतलब लगा दिया उससे फायदा नहीं है, टेक्नोलॉजी के कारण जब हमने इंट्रोड्यूस की टेक्नोलॉजी ई गवर्नेंस के लिए, किसी चीज को डिलीवर करने के लिए, सर्विस को डिलीवर करने के लिए, तो उससे लोगों को फायदा होना चाहिए। ठीक है, कि लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिले, राइट, उससे लोगों को फायदा हो, उससे बेनिफिट हो, वो एम्पावर। ठीक है, अगेन ये भी एक ऐसी थीम है, दिस इज ऑल्सो थीम विच इज वेरी मच डिस्कस्ड इन दिस रिपोर्ट। ठीक है, ये थीम भी कि जो ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट हैं उसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, रादर ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीपल, की पीपल को बेनिफिट हो, उनके लिए यूज वैल्यू हो उसकी। ठीक है, नेक्स्ट इज सिटीजन चार्टर। तो सिटीजन चार्टर पे क्वेश्चन है दैट इट इज एन आइडियल इंस्ट्रूमेंट फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बट इट हैज इट्स ओन लिमिटेशन। तो ऑब्वियसली सिटीजन चार्टर के बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, उस बेसिक्स को हाईलाइट करते हुए आप बताओगे कि दैट व्हाई इट इज एन आइडियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बट अगेन लिमिटेशंस या प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस, अब ये कहाँ पे बताया होगा, आपकी ये सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली रिपोर्ट है, इसमें सिटीजन चार्टर के बारे में बताया गया। ठीक है, तो उसकी लिमिटेशंस आइडेंटिफाई की गई। ठीक है, तो वही लिमिटेशंस आपको आइडेंटिफाई करनी है। सेम आप देख रहे हो पैटर्न कितना सेम है, आइडेंटिफाई, identify these factors, identify the limitations and then suggest measures, then suggest measures। आप देख रहे हो यूपीएससी कितना प्रिडिक्टेबल, इससे ज्यादा कहाँ प्रिडिक्टेबल हो सकता है। ठीक है, देखो तो ऐसा नहीं है, कुछ जगहों पे यूपीएससी प्रिडिक्टेबल है और जिन जगहों पे यूपीएससी प्रिडिक्टेबल है उधर ही आप एडवांटेज लो, उस चीज को बहुत अच्छे से करो ताकि क्वेश्चन आए तो आप बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। So effectiveness of government system at various levels and people's participation in the governance are interdependent। मतलब अगर गवर्नमेंट का सिस्टम इफेक्टिव होगा तो पीपल पार्टिसिपेट करेंगे और अगर पीपल पार्टिसिपेट करेंगे तो गवर्नमेंट इफेक्टिव होगा।
तो ये रिलेशनशिप को आपको डिस्कस करना है। एंड ऑब्वियसली टू डिस्कस यू नीड एग्जाम्पल्स, आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू हाईलाइट करना पड़ेगा, सम बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको हाईलाइट करना पड़ेगा कि जहां सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन के थ्रू गवर्नमेंट का इफेक्टिवनेस बढ़ गई, और कहीं बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको हाईलाइट करनी पड़ेगी जहां इफेक्टिव गवर्नमेंट को सिस्टम को देख के लोग जो है गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोग्राम्स में फुल्ली पार्टिसिपेट करने लगे। ठीक है, अगेन ये कहाँ मिलेगा आपको इसका बेसिक आइडिया और कॉन्सेप्ट्स? तो ये भी आपका सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, बिकॉज सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो डील्स विद पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन, क्योंकि एक सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन वही है जिसमें सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑन द करप्शन, ऑन द इशू ऑफ करप्शन, राइट, करप्शन के इशू पे है ये। ठीक है, सो वी ऑल नो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का इंटीग्रिटी इंडेक्स आता है या करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आता है। ठीक है, और इंडिया की रैंक वेरी लो है। इसमें सीधा सीधा पूछ रहा है कि डिस्कस दी लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स जिसके कारण इतना ज्यादा करप्शन है, जिसके कारण इंटीग्रिटी इंडेक्स में इंडिया लो रैंक करती है। ठीक है, तो ये आपको चीजें हैं क्लियरली, इस चीज तो बहुत आसान है। लीगल फैक्टर्स आप हाईलाइट कर सकते हो कि बहुत कॉम्प्लेक्स लॉज हैं, तो रेंट सीकिंग टेंडेंसी, मतलब जब लॉज कॉम्प्लिकेटेड होती है, रूल्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनको मौका मिल जाता है लोगों को एक्सप्लॉइट करने का, क्योंकि लोग अवेयर नहीं होते। ठीक है, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल में तो आई थिंक आप सबको पता है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यूज ऑफ मनी पावर इन इलेक्शंस, यूज ऑफ मसल पावर इन इलेक्शंस, ये रीजंस हैं जिसके कारण डिक्लाइन है पब्लिक मोरालिटी का। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में भी आप बोल सकते हो कि ब्लैक मनी, ब्लैक इकोनॉमी जो है, ठीक है, लार्ज पार्ट जो है इनफॉर्मल इकोनॉमी है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है। सोशल और कल्चरल फैक्टर्स में कुछ चीजें आप हाईलाइट कर सकते हो, जैसे संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन। ठीक है, कि यहाँ पर जो है लोग जो है ज्यादा वैल्यू करते हैं ऑफ द वेल्थ इलीगली गेन, ठीक है, उसकी वैल्यू करते हैं। तो ये सब चीजें आप हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये देखो, ये थोड़ा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है, और ये भी आपका करंट अफेयर, दोनों करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये विसल ब्लोअर एक्ट का जो अमेंडमेंट करने के लिए बिल पास किया गया था पार्लियामेंट में, उस बिल को क्रिटिकली इवेल्युएट करने के लिए पूछा है। ठीक है, इसी तरीके से नेशनल लोकपाल 2013 में, अगर आप सबको किसी को नहीं याद होगा तो मैं बताता हूँ, तब बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा था लोकपाल के लिए, तो उसी पे क्वेश्चन पर बता दिया है कि चाहे लोकपाल आप कितना भी स्ट्रांग बना दो, प्रॉब्लम्स ऑफ इट कैन नॉट रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इमोरालिटी। और अगर आप अभी देखो तो ये 2013 में बिल पास हुआ था, 2000 आई थिंक 18 तक तो बना ही नहीं था लोकपाल आपका। ठीक है, सो दैट्स द थिंग, कितना भी स्ट्रांग बना दो तो फिर क्या चीजें डिस्कस करना होगा। तो अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग अ नेशनल लेवल लोकपाल, व्हाट एल्स इज नीडेड टू डील विद करप्शन। ठीक है, और ये लास्ट है सिटीजन चार्टर पे। अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑन सिटीजन चार्टर में क्या इश्यूज हैं। ठीक है, बेसिकली ये वही प्रॉब्लम पे है कि सिटीजन चार्टर बना लिया सबने, बट सिटीजन की सेटिस्फेक्शन और क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सिटीजन चार्टर्स जो बनाए जा रहे हैं इंप्लीमेंट प्रॉपर्ली नहीं किए जा रहे, देयर आर प्रॉब्लम्स विद इट। वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है और सॉल्यूशंस फिर आप अगेन बताने। ठीक है, अब आ जाओ ये दिस वन इज ऑन रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। ठीक है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, और इसके सारे क्वेश्चंस अब डायरेक्टली जो है, काफी चीजें जो है आपको चैप्टर 10 से मिल जाएगी यहाँ पे इनपुट्स डालने के लिए या कंटेंट डालने के लिए। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, तो अगर किसी नेशन के जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत अच्छे हैं, साउंड हैं, राइट, सो इट विल लीड टू हायर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट सजेस्ट रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या रिफॉर्म्स करने चाहिए हमें सिविल सर्विस में? तो आई थिंक अगर आप 10th रिपोर्ट पढ़ोगे, उसमें बहुत सारे बता रखे हैं कि सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाई जाए जो स्टैट्यूटरी हो, एक उनको जो है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया जाए। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया जाए। ठीक है, उनके जो ट्रांसफर्स रैंडमली होते हैं उनको रोका जाए। ठीक है, उनकी ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि इमोशनल ट्रेनिंग जो है वो सब दी जाए। ये सब 10th रिपोर्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सो आप देख सकते हो ज्यादातर क्वेश्चन ये जो है इस पे आते हैं वो 10th रिपोर्ट से आते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, 10th रिपोर्ट की समरी पढ़नी है,
समरी में इश्यूज क्या है सिविल सर्विसेज के साथ और उनका सोल्यूशन क्या सजेस्ट किया है वो देखना है, और वही चीजें आपको यहाँ पर आंसर में थोड़े अच्छे से वर्डिंग में लिख देनी है, तो आपको जो है ज्यादा, और अगर आप यहाँ एग्जाम्पल्स दे सकते हो, इफ यू कुड गिव एग्जाम्पल्स, वहां से देखो, यहाँ से आपको बेसिक बेसिक कंटेंट मिल गया, बट अगेन आपको करंट अफेयर से एग्जाम्पल्स ढूंढते रहना है, और यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल डाल दोगे इट विल मेक अ नेक्स्ट लेवल ऑफ आंसर, ठीक है, अलग ही लेवल का आंसर बन जाएगा आपका, ठीक है। Now, initially, civil services in India were designed to achieve the goals of neutrality and effectiveness. ठीक है, तो सिविल सर्विसेज का पर्पज यही था कि उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, उनको मतलब जो है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रखा कि ऐसे रैंडमली कोई रिमूव नहीं कर सकता, ये पावर्स दे रखी है कुछ दे रखी है कि वो न्यूट्रल रहे, पॉलिटिकली न्यूट्रल रहे और इफेक्टिव रहे, बट करंट कॉन्टेक्स्ट में इट इज लैकिंग, तो लैकिंग इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट तो कहा है, तो आपको हाईलाइट भी करना पड़ेगा विद सम एग्जांपल और फैक्ट्स, ठीक है। So, do you agree with the view that drastic reforms are required in civil services? और comment. Again, अगर आप ये वाली रिपोर्ट पढ़ोगे, बार बार मैं क्यों कर रहा हूँ हाईलाइट करने की, ये वाली रिपोर्ट पढ़ोगे, इस पे आपका ओपिनियन बन जाएगा कि ड्रास्टिक रिफॉर्म्स चाहिए या ग्रेजुअल रिफॉर्म चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट में जो है कह रखा है कि कुछ एरियाज में अच्छे ज्यादा रिफॉर्म्स चाहिए, बट कुछ एरियाज में जो है ग्रेजुअल रिफॉर्म्स भी चाहिए, क्योंकि एकदम जो है सडन रिफॉर्म्स भी काम नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज हैज कार्डर बेस्ड सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, तो कार्डर बेस्ड आपको समझना पड़ेगा क्या होता है। हैज बीन कॉज ऑफ स्लो चेंज इन इंडिया क्रिटिकली एग्जामाइन, कार्डर बेस्ड सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस की हर किसी का एक फिक्स्ड कार्डर है, वो उसी में काम करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है कार्डर बेस्ड, तो दिस हैज बीन कॉज ऑफ स्लो चेंज इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें द क्रक्स इज, अगर आपको कार्डर बेस्ड समझ में नहीं आएगा तो आप इसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। Now, next is traditional bureaucratic structure and culture have hampered the process of socio-economic development. Now, this is again, it is highlighting what? A problem or an issue, a problem or an issue with our सिविल सर्विसेज और आवर ब्यूरोक्रेसी, हमारे ब्यूरोक्रेसी के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर और कल्चर जो है, माइंडसेट है, तो आपको हाईलाइट करना पड़ेगा कि हाँ, कई जगह ये माइंडसेट है, कई जगह वो लोग क्या करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, कई जगह क्या करते हैं कि लोगों को मतलब ऐसे परेशान करते हैं कि रूल्स फॉलो कर करके, ठीक है, या तो मतलब लोगों का काम करने, मतलब जो आउटकम्स की जगह वो बस की रूल्स फॉलो करना है हमें, ठीक है, कि कुछ जो है जनता पब्लिक का बेनिफिट हो, कई बार ऐसा होता है वो उस पर फोकस नहीं करते, राइट। तो इसके कारण सर्टेनली कहीं ना कहीं सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हैम्पर हुआ है, बट अगेन फिर आपको बताना होगा, यहीं पर नहीं एंड करना, आपको बताना होगा कि कई जगह जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर और कल्चर है उसके फायदे भी हैं, ठीक है, वो भी बताने होंगे। उसके बाद आपको बताना होगा कि हाँ, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वी नीड टू रिफॉर्म, हमें रिफॉर्म करना है सिविल सर्विस को सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और उसके लिए ये ABCD जो रिफॉर्म्स जो अगेन जो रिपोर्ट में पढ़ोगे वो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब जो आपका सेकंड टारगेट था करंट अफेयर्स का, ठीक है, तो ये आपका एक एनालिसिस हो गया, ठीक है। सेकंड टारगेट अगेन सेम रहता है, हिंदू का डीएनए देखना है, राइट, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने। मई से अब शिफ्ट हो जाओ जून, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक का जो है पढ़िए, ठीक है। देखिए अभी तक हमने हमने कोशिश करेंगे पहले मई जून और जुलाई, मई जून जुलाई का पहले बहुत बढ़िया से जो है करंट अफेयर्स कवर कर लें, फिर अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर का करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद नवंबर दिसंबर और वैसे करेंगे, ठीक है। तो प्लीज इसको जरूर करिए, करंट अफेयर्स आप सब जानते हो, अब तो आपको आई होप आप करंट अफेयर्स पढ़ते वक्त क्या कर रहे होगे, इसको पढ़ते वक्त जो मैंने बताया था, सिलेबस से रिलेट करना, PYQ से रिलेट करना और स्टैटिक पार्ट से रिलेट करना, जरूर काम ये कर रहे होगे, ठीक है। बाकी अगेन यही सेम चीजें हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखते रहना है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, और जो भी पढ़ो उसका सिलेबस भी देखना है, ठीक है। दूसरे सजेशन यही है कि जो भी आपका प्रोग्रेस है प्लीज मेंशन करिए कमेंट्स में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने बोला, सो दैट्स व्हाई आई हर्ड इट, एंड आपके पास संडे तक का टाइम है, ठीक है, संडे तक का टाइम है आपके पास, ओके। तो अगेन ट्राई टू क्लियर योर बैकलॉग टिल संडे, ओके। हो सकता है उसके बाद भी रह जाए, तो डोंट वरी, रिवीजन के वक्त आप कुछ चीजें जो है ऐड ऑन कर सकते हो अगर छूट जाए तो, बट कोशिश करना कि कुछ ना छूटे, ठीक है। थोड़ी मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करोगे, 1-1.5 साल की अच्छे से लग के मेहनत कर लो, इट विल बेनिफिट यू अ लॉट, ओके। लास्टली कोई भी डाउट या क्वेरी है, यू कैन आस्क इन कमेंट्स, स्टडी फॉर यूपीएससी इस पे मेल कर सकते हो, गूगल डाउट फॉर्म है, राइट, इसमें अपना डाउट डाल सकते हो, ये डाउट्स जो है लाइव सेशन में डिस्कस किए जाएंगे, लाइव सेशन में डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है।
So guys, thank you very much and see you again next time.